सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वाइवा के टॉपिक्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, दो ही टॉपिक्स हैं, एक एक लाइन कवर करने की कोशिश करेंगे अपन लोग। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं हरिजित और साथ में अरसला। ठीक है, हरिजित मुझे ये बताएंगे बच्चे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं? टेस्टिस। ठीक है, कहाँ पर सिचुएटेड है? स्क्रॉटम में। ठीक है, तो स्क्रॉटम में सिचुएटेड है और शुरुआत में जब फीटल लाइफ में वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं ना, फिर उसके बाद डिसेंड हो जाते हैं किसमें? स्क्रॉटम में। अनडिसेंडेड टेस्टिस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? अनडिसेंडेड टेस्टिस। मैम याद नहीं आ रहा। वेरी गुड। क्यों नहीं याद रहा? क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे अरसलान बताएगा। अरसलान, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। अच्छा, अब रूल ये है कि अगर मान लीजिए मैं पूछ रही हूँ और इन लोगों को याद नहीं है तो कोई भी हाथ रेस कर सकते हो। हैंड रेस करने से क्या मुझे आसानी से मिल जाएगा, पता चल जाएगा। तो अरसलान ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी जिन मेल्स में टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं हुआ है, दैट कंडीशन इज नोन एज क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। इज दैट क्लियर? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। तो ऐसे पर्सन्स में सर्जिकली टेस्टिस को डिसेंड कराना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं अरसलान? ऑर्क्यूपेक्सी। अरे वाह, गजब, ऑर्कियोपेक्सी, है ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो अरसलान बिल्कुल ही आज सुबह से अरसलान ने मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन दिया है, क्योंकि बहुत अच्छे आंसर्स दे रहा है। आज बहुत सारे टॉपिक्स का सुबह भी वाइवा दिया था इसने, एवोल्यूशन का दिया था और उसका एक और टॉपिक का लिया था ना अरसलान? हाँ, बहुत अच्छा इसने दिया था। तो अब अरसलान जी आप बताएंगे, ईच टेस्टिस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स? Each testis is made up of how many testicular lobules? 250। ठीक है, तो हरिजित ने सही आंसर बोला। कितने हैं? 250 testicular lobules with 1 to 3 है। 250 testicular lobules and each testicular lobule is made up of 1 to 3 seminiferous tubules। हरिजित, वाइवा दो या नीट दो, एकदम रिलैक्स माइंड से, कुछ भी नहीं है। जो आपने पढ़ा है ना, साल भर मेहनत की है ईमानदारी से, वो ही पूछ रहे हैं, एकदम रिलैक्स। ठीक है, अब अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शनल व्यू देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा? अनिरुद्ध, क्या क्या दिखेगा हमें? मैम इंटरस्टिशियल सेल्स और क्या सर्टोरी सेल्स। अच्छे से बताओ, अंदर की तरफ क्या क्या प्रेजेंट है अनमोल? अंदर की तरफ स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली सेल्स है और एक्सीलेंट स्पेसेस का ही बताओगे? हाँ, मतलब अगर हम इनर साइड में देखेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया यानी प्रोजेनाइटर सेल्स, जिससे स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, और बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम क्या है? हम नरिशमेंट प्रोवाइड करना। सर्टोली सेल्स का एक और नाम होता है टेंटाक्युलर सेल्स या नर्व सेल्स, उनका काम है नरिशमेंट देना। और अगर इनके बाहर की हम स्पेसेस देखते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं। कितना बढ़िया आंसर देता है अनमोल। अनमोल बहुत ही इम्प्रेसिव। तो अनमोल, ये बिल्कुल, इसको बिल्कुल एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हर चीज। स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, उसके अलावा क्या है बच्चे? इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम क्या है? ईडिक सेल्स। तो अनमोल ने बहुत अच्छी शुरुआत की, अब अनमोल को ही आगे मौका दूंगी। तो अनमोल ये बताओ, इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर कौन सा हार्मोन एक्ट करता है? LH जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, मतलब कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। बहुत अच्छे, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है LH, और वो एक्ट करता है किसके ऊपर? सर्टोली सेल्स के ऊपर, आई मीन लेडिक सेल्स के ऊपर। लेडिक सेल्स के ऊपर या इंटरस्टिशियल सेल्स। अब क्या होता है उसके बाद? एंड्रोजेंस। वेरी गुड, एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, है ना? शाबाश, बहुत अच्छे। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे, enlarged end of penis is known as? urethral meatus। नहीं, सॉरी,
Meatus is anything which is यूरेथ्रा की ओपनिंग है। यूरेथ्रा। Enlarged end of penis is called Harijit glans penis। अच्छा, glans penis है ना? समझ गए अनमोल? Enlarged end of penis is called glans, and it is covered by a loose fold of skin known as diffuse foreskin। Very good। और उसके सर्जिकल रिमूवल को हम क्या बोलते हैं अनमोल? मैम नहीं पता, एनसीईआरटी के बाहर। मेरा अनमोल बिल्कुल एनसीईआरटी के बाहर छूता भी नहीं है, चाहे कितना भी बोल दो। तो सरकमसिशन वो तो गलती से बोल दिया, प्रेप्यूस भी गलती से बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुझे फिर भी पूरे नंबर आएंगे अगर तुझे अच्छे से एनसीईआरटी आता होगा। तो सरकमसिशन अगर सर्जिकल रिमूवल हो रहा है किसका? फोरस्किन का, दैट इज नोन एज सरकमसिशन। ठीक है, अभी तो तुझे ये वाला नीट तो देना नहीं है ना अनमोल? जब तू अगले नीट के लिए मैं तुझे अगले नीट में 15 दिन पहले 200 पॉइंट्स याद करवा दूंगी, है ना? जैसे मैं कल इन लोगों के लिए करवाने वाली हूँ, है ना? तो इन लोगों को, दानिश शामबाग लोगों को पूरे 200-250 पॉइंट्स खत्म करवा दूंगी, ताकि जरा सा भी टेंशन ना रहे कि बाहर के पॉइंट्स हमने नहीं किए हैं। तो ठीक है, अब अनमोल बताएगा। अनमोल मुझे स्पर्म के पूरे पैसेजेस का पूरा पाथवे बता दो। मतलब स्पर्म प्रोड्यूस हुए कहाँ पर? टेस्टिस में, देन पूरा बताओ। वास डिफरेंशिया में चला जाता है, फिर कहाँ जाता है? एपिडाइडिमिस, फिर वास डिफरेंस। ये सुनना चाह रहे हो? से समझाओ अरसलान। हम रेटिटेस्टिस, एक्सीलेंट। सबसे पहले रेटिटेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, एपिडाइडिमिस एंड वास डिफरेंस। एपिडाइडिमिस फिर वास डिफरेंस, है ना? ठीक है, तो अब मुझे ये बताएगा अरसलान बेटा। अरसलान मुझे ये बताएगा कि एपिडाइडिमिस जो है वो कौन से सरफेस में लोकेटेड है? टेस्टिस के कौन से सरफेस में लोकेटेड है? अनमोल। पोस्टीरियर। वेरी गुड, ठीक है अरसलान। Yes, ma'am. Epididymis is located along the posterior surface of, बोलिए, posterior surface of each testis। अब याद हो गया? ठीक है, तो अब अरसलान बताएगा। अरसलान, ये जेस्टेशन पीरियड किसे बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड का एक और नाम। जेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी पीरियड। सीधी सी बात है, प्रेगनेंसी पीरियड को ही क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। अब फिर से अरसलान बताएगा। अरसलान, स्क्रोटम के अंदर एक फेवरेबल कंडीशंस हैं स्पर्म्स के मैच्योरेशन के लिए। कितना डिग्री टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू दी बॉडी टेम्परेचर? 2 to 2.5। 2 to 2.5। हमें आज की डेट में जो नीट हो रहा है उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए। भले आपका कॉन्सेप्ट सही है, पर अगर आपने थोड़ा भी वैल्यूज को इधर उधर कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो क्या है? 2 to 2.5 डिग्रीज लोअर। ठीक है, बहुत अच्छे। टेस्टिस का साइज हरिजित या अनमोल जिसको आता है? 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ और 2 to 3 सेंटीमीटर ब्रेथ। फिर से बोल दीजिए। 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर। शाबाश। हरिजित जी, हरिजित। यस मैम। ये बताएंगे यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कहाँ तक एक्सटेंड होता है, और उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग बताओ। बात समझ गए? क्या चीज पूछी? अनमोल तुम समझ गए? Yes, अनमोल समझ गया। मैम जेनी ब्लैडर से होता है एक्सटेंड, और अपनी एक्सटर्नल ओपनिंग तक एक्सटेंड आउट होता है, इसको अपन यूरेथ्रल मीटर्स कहते हैं। बहुत ही अच्छा बच्चा है मेरा। कहाँ से स्टार्ट होता है? यूरिनरी ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू द कहाँ तक? एक्सटर्नल ओपनिंग विच इज नोन एज यूरेथ्रल मीटर्स। ये बच्चे के पास अभी 1 साल और है, 1 साल और है अभी। ये लोग अभी 12th में आए हैं। आप इनके कॉन्सेप्ट देख लो और इनका पकड़ देख लो सब्जेक्ट पे। और ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छे 11th के फुल लेंथ वाइवा भी दिए हैं, है ना? दिए ना अश्लेषा? अरे मैम सब दिए हैं, सब दिए हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं मेरे। चलो अब मुझे बताएंगे
मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ, वो मुझे समझाएगा अनमोल। अनमोल, द सीक्रेशंस ऑफ डैश हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। एक्सीलेंट, ठीक है। मुझे रिया कुर्मी का हाथ दिख रहा है उठा हुआ, तो रिया बताएगी सीक्रेशंस ऑफ which glands constitute seminal plasma? Seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland. Very good. Seminal vesicle, prostate and bulbourethral. इसमें से paired कौन सा है, unpaired कौन सा है? Seminal and bulbourethral जो है वो paired है और जो prostate है वो single होता है paired. Excellent, excellent. तो seminal plasma का composition बता दो सिर्फ NCERT के हिसाब से। Cellulose है, fructose and certain enzymes. इसको ठीक करो, इसलिए अनमोल इसने जो बोला है कैल्शियम है, कैल्शियम और फ्रक्टोज है और आपने आपके मुंह से सेल्यूलोज निकला था, आंसर क्या है? कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है। रेप टेस्ट का आपको बताया था क्राइटेरिया, प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज इन द वेजाइनल स्वैब इज अ क्राइटेरिया फॉर द रेप टेस्ट बिकॉज अदरवाइज कहीं और से ये डिटेक्ट नहीं हो सकता। फ्रक्टोज यूजुअली कहीं और प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है मेरे बच्चों को? शाबाश। चलो अब आ जाते हैं अनमोल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप मुझे बताएंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या इंक्लूड होता है? लेबिया मैजोरा, नहीं इसके पहले का कुछ था क्या? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मैजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन क्लिटोरिस। वेरी गुड, सही बोला ना बच्चे ने? बिल्कुल सही बोला। ठीक है। ओवरीज का मुझे बता दीजिए, साइज बता दीजिए, और वो पेल्विक वॉल और यूट्रस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं? उसके डायमेंशन है वो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ है और अटैच्ड लिगामेंट्स के थ्रू होते हैं। बहुत अच्छे, यानी इट इज अटैच्ड टू द pelvic and uterine and pelvic wall with the help of ligaments. Excellent. अब एक ओवरी के अंदर का आप स्ट्रक्चर बता दीजिए कि बाहर क्या है, फिर आपको आप समझ गए मैं क्या पूछ रही हूँ? हाँ, बाहर क्या है? सबसे बाहर क्या है? फैलोपियन ट्यूब से स्टार्ट करना। नहीं, ओवरी का स्ट्रक्चर, ओवरी का सबसे बाहर जर्मिनल एपिथेलियम। सबसे बाहर क्या होता है? किसी भी ऑर्गन की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? एपिथेलियम। तो सबसे बाहर हो गया जर्मिनल एपिथेलियम। फिर अंदर का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। क्लियर है? याद हो गया अनमोल? बाहर वाली लाइनिंग जर्मिनल एपिथेलियम, पूरा जो ग्राउंड टिश्यू है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, बताइए, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। हमेशा जब भी हम कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स होता है, थोड़ा और अंदर वाला मेडुला। ठीक है जी। तो अनमोल, फीमेल एसेसरी डक्ट्स के नाम बताइए। फीमेल ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। फीमेल एसेसरी डक्ट्स के नाम बता दो। आशी, आप बता दो। मैम, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना। वेरी गुड। क्या क्या बताया? फिर से बता दीजिए। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना। शाबाश, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। ठीक है। अब आ जाइए अरसलान और हरिजित। अरसलान और हरिजित बताएंगे, मैं पूछूंगी इनसे क्वेश्चंस। The part closer to the ovary is called dash. Infundibulum. Fallopian tube का part closer to the ovary क्या है? Infundibulum. Infundibulum. शेप कैसा है उसका? बाकी सब लोग म्यूट कर लो अरसलान के अलावा। कैसा शेप है? कैसा शेप है उसका? फनल शेप है ना? Funnel shape, yes ma'am, funnel shape. और क्या प्रेजेंट है उसमें? अरसलान, ये वाला टॉपिक अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ है उसमें, जिसको बोलते हैं। हाँ, पर ये बताओ कि तुमने आज सुबह का वाइवा तो बहुत अच्छा दिया था, आज ये बिना रिवाइज किया है। रिप्रोडक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कंफ्यूजन होता है? अच्छा, आज वाला वाइवा सुन लेना जरा अकेले में रिकॉर्डिंग, ठीक है? पूरा रिवाइज हो जाएगा, आंख बंद करके आराम से, जब भी लगे पूरा सुन लेना, ठीक है? पूरी लाइंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अभी चुपचाप सुनो बैठ के आंसर्स, है ना? अब हरिजित और अपना ये क्या नाम है, अनिरुद्ध। हरिजित और अनिरुद्ध की बारी है। हरिजित जी,
Yes, अभी ma'am. इसने बताया कि फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट जो ओवरी के पास में है दैट इज नोन एज इनफंडिबुलम एंड दैट इज फनल शेप. उसके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं पिंबरे. उसका काम क्या है? कलेक्शन ऑफ क्या? Egg. ठीक है. तो अब ये बता दीजिए कि लेंथ कितनी है फैलोपियन ट्यूब की? लेंथ 10 to 12 centimeters. 10 to 12 सेंटीमीटर. ठीक है. ये ऐसे बैठता है जैसे कि पता नहीं किसी बड़े मिशन में जा रहा है. क्यों हरिजय, तुम इतने टेंशन में क्यों बैठते हो भाई? मैम थोड़ा चेहरा वैसा ही है. अच्छा, चेहरा वैसा ही है. अच्छा, ये अनमोल ये हमेशा क्लास में मास्क लगा के बैठता है. पूरा साल मैंने इसका चेहरा नहीं देखा है. मैं इसका चेहरा सिर्फ कब देखती हूँ? जब मैं वाइवा लेती हूँ. अच्छा, इसको मजा आता है मास्क लगा के बैठने में, पता है अनमोल? मास्क उतारता ही नहीं, बोलता है मेरे को मास्क के बिना अच्छा नहीं लगता. मैम इधर तो हम सफोकेट हो जाए मास्क में. अपन तो कभी लगाते नहीं, अपन आराम से बैठते हैं. ये पता नहीं क्या इतने सारे मास्क, 2-2 3-3 मास्क लगा के बैठता है सामने सामने फर्स्ट बेंच में. तो हरिजीत जी, हरिजीत बेटा, Yes, ma'am. हाँ चलो अब वापस आ जाओ, जल्दी से बता दो यूट्रस का दूसरा नाम. ये अपना अनिरुद्ध, अनिरुद्ध यूट्रस का दूसरा नाम सुनाई नहीं दिया मुझे. क्या हिस्टीरिया बोलते हैं ना कुछ लगता है. हिस्टीरिया नहीं, क्या बताते हैं? ये हिस्टेरा. हिस्टेरा बोलते हैं. अश्लेषा को हंसी आ रही है. हिस्टेरा या वोम्ब बोलते हैं. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक क्वेश्चन अभी आया है शायद 2017 का है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या बोलते हैं? तो हिस्टेरेक्टोमी है ना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए अब मुझे अनिरुद्ध बताएगा बर्थ कैनाल कैसे फॉर्म होता है. बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल क्या होता है? सर्विक्स, वजाइना. वेजाइना अलोंग विथ सर्विक्स. सर्विक्स होता क्या है अनिरुद्ध? सर्विक्स क्या होता है? क्या बोलूं अनिरुद्ध, क्या हो गया तुम्हारे वाइवा को आज भाई? अनमोल, मैं बिना पढ़े दे रहा हूँ. बिना पढ़े दे रहे हो, पर एग्जाम तो 15 दिन बाद है भाई. सब आप लोगों को तो सब पढ़ाया है. अनमोल जल्दी से बता दो. एग्जैक्टली यानी पर नैरो रीजन होता है. हाँ भाई, यूट्रस का पार्ट क्या है? फंडस है, बॉडी है, नीचे नैरो पोर्शन दैट इज नोन एज सर्विक्स. सर्विक्स अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल. उसे नहीं बताना था. जिसको नहीं आता है आज चुपचाप आंसर सुनेंगे और बिल्कुल शांति से पूरे दोनों चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. चलिए अब आ जाओ. अभी तक मुझे जो सबसे अच्छा वाइवा लगा है, जो वाइवा लेने लायक है, वो अनमोल ने ही दिया है. आज अनिरुद्ध भी अटक रहा है, हरिजीत भी और अरसलान भी. तो अब इसी बात पे आशी गुप्ता और अश्लेषा आ जाइए मैदान में. यस मैम. यूट्रस की मुझे लेयर्स बताइए. यूट्रस की लेयर्स बाहर से अंदर तक. पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम. पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. तो जो इसमें से ग्लैंडुलर कौन सी है और हर मंथ में साइक्लिक चेंजेस कहाँ पर होते हैं? एंडोमेट्रियम. एक्सीलेंट. एंडोमेट्रियम में. मायोमेट्रियम का क्या फंक्शन है? मायोमेट्रियम की क्या स्मूथ मसल है और पार्चुरेशन के टाइम पर उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. हाँ, बहुत ज्यादा रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसके कारण बेबी का बर्थ होता है. तो वो कौन सा है? मायोमेट्रियम. मायो मतलब मसल्स, तो उसमें क्या प्रेजेंट है? स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स. एक्सीलेंट. अब मुझे मेरी अश्लेषा बताएगी. अश्लेषा बेटा. यस मैम. अश्लेषा बेटा ये बताएंगे कि ओपनिंग ऑफ वेजाइना is partially covered by hymen, by a membrane known as hymen. तो hymen का क्या इम्पोर्टेंस है? मैम हाइमन ब्रेक हो सकती है कोइटस के टाइम पे. पहले क्या माना जाता था इसको? हाइमन का एब्सेंस इज द इंडिकेटर ऑफ नहीं, प्रेजेंस इज इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और एब्सेंस मतलब कोइटस हो चुका है. बट देन ऐसा नहीं है. सीधा सा चीज है, द प्रेजेंस of hymen was considered an indicator of virginity. ये सही नहीं है because horseback riding या फिर स्पोर्ट्स के थ्रू इसकी ब्रेक हो सकता है. भी ब्रेक हो सकती है और कई बार ये इंटरकोर्स के बाद भी परसिस्ट हो सकती है. मैंने आपको बताया था ना, फॉल्स वर्जिन. शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड अश्लेषा. चलिए अब बताएंगे व्हाट इज क्लिटोरिस एंड कहां पर प्रेजेंट है. व्हाट इज क्लिटोरिस एंड इट्स लोकेशन.
Ma'am, finger-like projection present at the upper junction of two labia minora above the urethral opening. Excellent. Beautiful answer. मैम मैंने याद कराया था ये वाला, किसने मार के फेंक के मारा था उस दिन। तो अच्छा बच्चा ना। मैंने पेड बोला था और इसे 2 सुनना था। देखो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये वाला जो ग्रुप है, मैं अनमोल इसलिए नहीं कि तुम लोग सामने हो, मैं तुम लोग को इसलिए इतना ज्यादा लाइक करती हूँ क्योंकि तुम लोग कितनी भी मस्ती करो, तुम लोगों का फोकस हमेशा यही रहता है कि सारे चैप्टर्स याद होने चाहिए। तुम लोगों को ये भी पता है कि एक दूसरे की मदद कैसे करनी है। कभी भी टाइम वेस्ट करते मैंने नहीं देखा। एंजॉय करते हो तुम लोग, कोल्ड कॉफी पीते हो, वो सब ठीक है, पर साथ साथ भी मजे लेते हैं, वही बता दीजिए। पढ़ाई एक नंबर चलती है ना। पढ़ाई कैसी चलती है? एकदम एक नंबर। और ऐसे ही होते हैं बच्चे। चलो, तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है। इसने क्या बताया कि क्लिटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट है? अपर जंक्शन ऑफ labia minora, paired labia minora above the urethral opening. एक्सीलेंट, ठीक है। अब मुझे आशी बताएगी। आशी, यस मैम। मेमोरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड का मॉडिफिकेशन? कौन सा ग्लैंड का मॉडिफिकेशन? रिया कुर्मी। मैं बताऊंगी। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक है आशी, मेमोरी ग्लैंड क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। एक्सीलेंट रिया। अब आ जाओ, इसमें जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं जिनको हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं, उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू भी होता है और फैट भी है ना। तो ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेमोरी लोब्स आशी? 15 to 20। वेरी गुड। उसके बाद अंदर का पूरा स्ट्रक्चर और पूरे डक्ट्स बता दो बच्चे। मैम उसके बाद आता है मेमोरी एल्वियोलस, उसके बाद ट्यूब्यूल, फिर डक्ट, फिर उसके बाद अच्छे से समझाओ रिया, अच्छे से समझाओ रिया। मैम ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 20 to 25 मेमोरी लोब्स। फिर उनके अंदर होते हैं फिर क्लस्टर ऑफ सेल्स जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, उनके अंदर मिलकर होगा, वहां से मिल्क जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, फिर मेमोरी डक्ट्स में, फिर मेमोरी एम्ब्यूला में, देन लैक्टिफेरस डक्ट में, जिसके थ्रू मिल्क सक्ड आउट हो जाएगा। क्या गजब आंसर दिया, बढ़िया। लोब्स में से 20-25 मैम 20 to 25 बोल दिया मैम, वो इसने जल्दी में बोल दिया। कोई बात नहीं, पर उसका तुमने बाकी का वो देखा है कितना खतरनाक आंसर है। मैम इसलिए इसे शांत बैठा हूं मैं। हाँ, तुम शांति रहना बिल्कुल, है ना। तो मरिया, तुम अपनी बहन को भी बिल्कुल ऐसी तेज बना दो भाई। ओके मैम। हर साल मुझे कुर्मी खानदान से बहुत सारे सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना? यस मैम। इतना सारा विश्वास करते हो हम लोगों के ऊपर तुम लोग, बिना सोचे सीधा बस बड़े पापा लाके ये हमारे बच्चे हैं, ये सब इनके सबका सिलेक्शन चाहिए, है ना। तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ये लोग, सारे ही बच्चे, इनके पूरे फैमिली के सब बच्चे बिल्कुल डिवोटेड हैं पढ़ाई में। चलो अब आ जाओ भाई, अब हमारी आशी का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आशी ये बता बेटा, स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले कौन सा डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं? माइटोसिस। एक्सीलेंट। फिर क्या होगा, थोड़ा सा 2 स्टेप और बता दो। मैम फिर उसमें मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन होता है, फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, फिर उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो फिर वो स्पर्मेटिड्स बनेंगे, फिर उनका जब डिफरेंशिएशन होगा, मतलब अनडिफरेंशिएटेड होते हैं वो, फिर उनका जब डिफरेंशिएशन होगा तो वो स्पर्म्स बनेंगे जो एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल्स में, क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए रहता है उन्हें। तो डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और जो फिर वो बाद में रिलीज होंगे ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं उसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। एक्सीलेंट, फ्लॉलेस आंसर। अब आशी 2 मिनट रेस्ट करो। रिया कुर्मी और अश्लेषा, रिया कुर्मी और अश्लेषा। यस मैम। रिया बताएगी। रिया। यस मैम। ये बताए बच्चे कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कोई 2 बहुत बड़े बड़े डिफरेंस है रिया, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या है? मैम स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो तो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, जबकि oogenesis जो है वो फेटल स्टेज में ही शुरू हो जाता है। एक्सीलेंट। और ये जो oogenesis है, मतलब ये तो एक लगभग 50 के अराउंड पे फिर ये खत्म भी हो जाएगा, लेकिन उनमें होता रहता है स्पर्म का फॉर्मेशन।
और एक चीज और आप लोगों को याद रखनी है कि अनइक्वल डिवीजन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, और स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल होता है और oogenesis में अनइक्वल। oogenesis में अनइक्वल। एक्सीलेंट, फ्लॉलेस, बहुत अच्छे रिया, बहुत अच्छे अश्लेषा। अरे ये भी बच्चा तो बैठा है हमारा ऋषभ कुमार। ऋषभ, यस सर। हाँ अभी ऋषभ रुक जा, अभी ये इन लोगों को एक एक क्वेश्चन पूछ के अभी तेरे को लाती हूँ। भैया हीरो बैठा है हमारा, क्यों बाबा? बाबा है। अभी ऋषभ से, ऋषभ ना एकदम वाइवा में अलर्ट हो जाता है भैया, वो तुम समझो बात को। चलो अभी चलो मस्ती नहीं, अब आ जाओ। हाँ अब आ जाइए जरा हमारी अश्लेषा। अश्लेषा, GnRH कहाँ से सीक्रेट होता है? GnRH मैम हाइपोथैलेमस। एक्सीलेंट। GnRH किस पे एक्ट करता है बच्चों? वो लीडिक सेल नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि वो LH और FSH। हमेशा हाइपोथैलेमस से कोई भी अगर रिलीजिंग हार्मोन है तो वो एक्चुअली डायरेक्टली एक्ट नहीं करेगा, सबसे पहले वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी? LH और FSH। शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छे। तो अश्लेषा, FSH किस पे एक्ट करता है और क्या काम करता है? मैम वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, और सर्टोली सेल्स सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, तो वो होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये बताएंगे बच्चे मेरे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और उसका थोड़ा सा मुझे ये बता दो कि एक कोइटस में कितना रिलीज होता है। मैम स्पर्म का स्ट्रक्चर तो उसमें होता है हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड वो अंटीरियर पार्ट हेड का उससे कवर्ड होता है एक्रोसोम से, और उसके मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो मोटिलिटी मतलब हाँ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मोटिलिटी के लिए। और एक कोइटस में, और मैम पूरा स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। फिर हाँ एक कोइटस में 2 million to 3 million 200 to 300 100 कहाँ गायब कर दिया अनमोल? तुमने आज अच्छे से बाइबल नहीं पढ़ाया था इसको? आज आई नहीं पढ़ने। अच्छा नहीं पढ़ने आई, बंक मारने चली। अच्छा ठीक है। 200 to 300 million स्पर्म्स रिलीज होते हैं। बहुत अच्छे। और उसमें से एटलीस्ट 60% का नॉर्मल शेप होना चाहिए और साइज होना चाहिए, और 40% विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए उनमें, तभी इफेक्टिवली फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है, अब मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ, वो मुझे ऋषभ बताएगा, देखें कितना याद है ऋषभ को। ऋषभ, यस सर। एक लाइन रीड कर रही हूँ बच्चे, ठीक है? यस सर। एकदम शरीफ बन गया है ऋषभ, कैमरा ऑन कर ले। हाँ एकदम आज शरीफों जैसे बैठा है बिल्कुल, और क्लास में देख लो इसको। तो ऋषभ जरा देखिएगा, मैं एक रीड कर रही हूँ चीज। सीक्रेशंस ऑफ डैश 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 आर एसेंशियल फॉर मैच्योरिटी एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। Secretions of the secretion of seminal vesicle, फिर उसके बाद vas efferentia, epididymis, vas differentia, and दिशान बताएगा। दिशान मैम epididymis, vas deferens, seminal vesicle और prostate gland। एक्सीलेंट। ये वाली लाइन कितनी बार याद करवाई थी बच्चों? कुछ याद है कितनी बार लाइन याद करवाई थी ये? यस मैम, आपने पढ़ाते टाइम भी बहुत स्ट्रेस किया था। हाँ इसलिए सुनो, इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन सबको आते हैं, आप सभी को आता है। मैंने आप लोगों को उस दिन मॉलिक्यूलर बेसिस की वो लाइन हाईलाइट करवाई थी कि बहुत एक्सट्रीमली क्लोज ऑप्शंस को भी वो लोग आजकल, मतलब अगर लाइन ऐसी की ऐसी एनसीईआरटी में तो आपको वो ही करना है। माँ बताया था ना बच्चे? कौन सी लाइन बताई थी? बताया था ना, इसलिए अपन को रिस्क नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो फिर आ गया क्वेश्चन कि सीक्रेशंस ऑफ एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, ये किस किस के लिए जरूरी है बताओ? मैच्योरेशन ऑफ एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। बहुत अच्छे। तो रिया बेटा। यस मैम।
The functions of male accessory ducts and glands are maintained by what? LH. एक मिनट आराम से. The Androgens. functions of Androgens. Androgen. सुन रही हो रिया कि ये जो फंक्शंस हैं एसेसरी डक्ट के और ग्लैंड्स के, वो कौन मेंटेन करता है? एंड्रोजेंस. समझ गए? एंड्रो मतलब मेल, एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स. अब क्लियर है? यस मैम. ठीक है. ऋषभ बेटा, Yes, ma'am. फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या होता है ऋषभ? Follicular apraxia. चलो अब ये बताएगी पूर्वी राजपूत. पूर्वी, यस मैम. फॉलिकुलर एट्रेसिया. तुम्हारे बिना वाइवा अधूरा है. तुम्हारे बिना हमेशा वाइवा अधूरा है. हाँ. यस मैम. Degeneration of primary follicles in ovary. From dash to dash, which period? From birth to puberty. Very good. That is known as follicular एट्रेसिया. तो आपके साथ पूर्वी राजपूत के साथ वैष्णवी आ जाएगी. आज वैष्णवी का पहला वाइवा है. वैष्णवी, आप कैमरा ऑन कर लीजिए. यस मैम. ठीक है. अब देखते हैं वैष्णवी और पूर्वी. जो भी वैष्णवी, क्योंकि आपका आज पहला वाइवा है, घबराने की जरूरत नहीं. अगर नहीं आता तो ये आपको ये बैठी है हमारी पूर्वी राजपूत और बहुत सारा आता है इनको. हाँ, तो मुझे आप दिख नहीं रहे हो. एक सेकेंड. वैष्णवी, हाँ ठीक है. हाँ जी. तो वैष्णवी आप बताते जाइए बेटा कि जब अपन ने देखा कि बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी जिसको फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं, तो उसके बाद प्यूबर्टी तक कितने प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाएंगे? हाँ वैष्णवी. 60,000 to 80,000. एक्सीलेंट. 60,000 to 80,000. अगर ये कहीं पर भी अटकती तो पूर्वी आपको आंसर देना है ना. आज इनका पहला वाइवा है. आप कहाँ से जुड़ी है? पूना से? यस मैम. ठीक है, बहुत अच्छे. तो 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं. और प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों तरफ क्या ऐसा चीज कलेक्ट होती है कि अब वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में? हाँ वैष्णवी. पूर्वी. मैम ग्रैन्युलोसा सेल्स. एक्सीलेंट. प्राइमरी फॉलिकल्स की चारों तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स कलेक्ट हो जाते हैं. और अब हम इसमें एक न्यूथिका भी आ जाती है. और अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल. तो वैष्णवी, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल में मेन डिफरेंस क्या है? ऐसा हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो उसमें प्राइमरी oocyte होती है. किसके अंदर? सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर. पूर्वी राजपूत. मैम सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल. हाँ, मतलब क्या डिफरेंस है? हम कैसे पहचान? फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड फ्लूइड फिल्ड कैविटी. एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एंट्रम. समझ गए? क्लियर है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको हम बोलते हैं एंट्रम. ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? साफ साफ लिखा हुआ है कि टर्शियरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम. क्लियर है ना? अब ये बताओ वैष्णवी कि जो प्राइमरी oocyte था वो अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहाँ पर कंप्लीट करता है? किस फॉलिकल के अंदर? टर्शियरी फॉलिकल के अंदर. एक्सीलेंट. ये वाला जो डिवीजन है वो इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल. क्यों अनइक्वल क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसमें प्राइमरी पोलर बॉडी भी रिलीज होती है उसके साथ. एक छोटी सी पोलर बॉडी और एक बड़ा सा सेकेंडरी oocyte. दैट्स व्हाई इट इज अनइक्वल. समझ गए? बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज सेकेंडरी oocyte. और जो छोटा स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज प्राइमरी पोलर बॉडी. ठीक है. सेकेंड पोलर बॉडी कब रिलीज होगी? फर्टिलाइजेशन के बाद. फर्टिलाइजेशन के बाद होती है क्या पूर्वी?
मैम जब स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है तब वो सेकेंडरी पोलर बॉडी, यानी प्रायर टू फर्टिलाइजेशन. यस मैम. Is that clear, Vaishnavi ji? Prior to fertilization, when the sperm comes in contact with zona pellucida. तो पूर्वी एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. द रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म्स आर लोकेटेड ऑन. क्या आंसर आएगा पूर्वी? कोई भी बच्चा बुक नहीं देखेगा. अगर नहीं आता है क्वेश्चन बोल दीजिए नहीं आता है, बट डोंट ओपन योर बुक्स. पूर्वी राजपूत. Zona pellucida layer. Zona pellucida. क्या क्वेश्चन आया था अरसलान कि रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड हैं? यस, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था. तो द रिसेप्टर्स अभी आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है. रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन जोना पेलुसिडा. ठीक है ना बच्चे? वैसे आज का वाइवा स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी है, नहीं तो मैंने आप लोगों को फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन पढ़ाया था. क्यों रिया? यस मैम, थोड़ा थोड़ा याद था. थोड़ा थोड़ा याद है. तुम्हारी पिटाई लगेगी तुम लोग को अब अगले साल के. अभी तो ठीक है, अभी मजे कर लो. उसके बाद क्या होगा बताओ? आपको फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी करने पड़ेंगे, है ना? ठीक है बच्चे, चलिए अब आ जाओ. फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शंस. एक्चुअली स्पर्म और ओवम के सरफेस में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो स्पेसिफिसिटी ऑफ द स्पीशीज, ताकि उस पर्टिकुलर स्पीशीज के ही स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज कर सकें. खैर अभी ठीक है, तुम लोग एनसीईआरटी के बाहर जाना ही नहीं चाहते हो आज. तो अब मुझे बताएंगी वैष्णवी जी. वैष्णवी जी. यस मैम. मैं ना थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा काम करती हूँ, तो आप मुझे ये बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को, आप मुझे उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या क्या. चलो अच्छा ये बताओ, हार्मोन्स की कौन सी क्या पोजीशन है? मैम ओव्यूलेशन के टाइम पर LH, FSH और एस्ट्रोजन की ज्यादा सिक्रीशंस होती है. ठीक है, एस्ट्रोजन की भी ज्यादा होती है और LH और FSH की भी ज्यादा. ठीक है, तो मुझे आशी बताएगी. आशी. यस मैम. आशी बेटा ये बताएंगे आप फॉलिक्यूलर फेज का दूसरा नाम? प्रोलिफरेटिव फेज. क्यों बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज? मैम क्योंकि उस टाइम जो एंडोमेट्रियम टूट गई थी वो फिर से रीजनरेट होने लग जाती है ना, उसके सेल्स प्रोलिफरेट करके रिपेयरिंग हो रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोलिफरेटिव फेज. और उसी टाइम पर फॉलिकल्स का साइज भी बढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फॉलिक्यूलर फेज. बहुत अच्छे. तो वैष्णवी जी, ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम? सिक्रीटरी फेज. बहुत अच्छे. इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या है वैष्णवी? इमीडिएट रीजन. पूर्वी राजपूत. यस मैम. इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? मैम इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन. इंक्रीज हो गया? डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन, अ शार्प डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन, है ना? अच्छा कहाँ से क्या हो गया अचानक से ऐसा खतरनाक ब्लंडर? चल कोई बात नहीं, तेरी तैयारी वैसे बहुत बढ़िया है. ठीक है, अब ये बता दे, मेरी पूर्वी बताएगी. पूर्वी, हम लोग फर्टाइल पीरियड किसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में? मैम 10 to 17 डेज का जो पीरियड होता है. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. तो वैष्णवी जी. यस मैम. What do you mean by lactation amenorrhea? अभी मैंने कंक्लूड नहीं किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. मैं तो देखना चाह रही हूँ कि अगर स्विच हो जाता है चैप्टर तो कितना याद रहता है. What do you mean by lactation? मैम हाँ मैम, जब प्रेगनेंसी के बाद 4 to 5 मंथ के लिए जब मिल्क जब बेबी फुली ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है तब तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, उसको लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं. ये वाला मेथड नेचुरल मेथड है कि कौन सा मेथड है? मतलब नेचुरल. तो इसको आइडियल मानते हैं मेथड को? नहीं मैम, बिकॉज चांसेस आर वेरी नील.
मतलब चांसेस आर नील नहीं, इसके फेलियर होने के चांसेस बहुत हाई हैं। हाँ, फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी पिल्स, वी आर नॉट यूजिंग एनी डिवाइस, है ना? ठीक है। ये वैसे अगर इफेक्टिव हो तो कितने पीरियड तक इफेक्टिव रहता है? 4 to 5 months. पूर्वी राजपूत मैक्सिमम 6 months. एक्सीलेंट। ठीक है। वैष्णवी जी, यस मैम। मुझे एमटीपी के बारे में, अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताएंगे। इट वाज लीगलाइज्ड इन 1971 और उसमें लीगली ऐसा बताया है कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर लगता है, और जब 12 मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू सेकेंड ट्राइमेस्टर 12 to 24 वीक्स में है तो दो मेडिकल प्रैक्टिशनर लगते हैं। के कॉन्सेंट की जरूरत है ना? बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे वैष्णवी। अब आप 5 मिनट ब्रेक आराम करिए। आपने अच्छा, अभी लास्ट के स्टार्टिंग में आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि आपका नया नया है, बाकी उसके बाद आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। ठीक है, तो अब मुझे मेरी पूर्वी बताएगी। पूर्वी, ऐसी क्या चीज होती है जिससे पॉलीस्पर्मी रुक जाती है? पॉलीस्पर्मी मतलब एडिशनल स्पर्म, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है। मतलब जैसे ही स्पर्म ज़ोना पेल्यूसिडा को कांटेक्ट करती है तो कुछ मेम्ब्रेन में चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस तो एनसीईआरटी में नहीं दिए, आपको तो बताया था मैंने, कॉर्टिकल रिएक्शन बताया था ना, और उसके अलावा मैंने स्लो ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक, ये सब बताया था। तो ये इसमें कुछ चेंजेस हुए जिसके कारण अब एडिशनल स्पर्म्स नहीं आ सकते, है ना? शाबाश। ठीक है, मुझे ऋषभ बताएगा। ऋषभ, यस सर। कॉर्पस ल्यूटियम और ग्राफियन फॉलिकल में क्या डिफरेंस है? मैम, ग्राफियन फॉलिकल ही बाद में जाके कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। एक्सीलेंट। किसके बाद क्या रप्चर हो जाए, मतलब क्या रिलीज होता है वहां से? ओव्यूलेशन के बाद। तो ओव्यूलेशन में क्या रिलीज होता है, मैंने समझाया था? ओवम होता है। ओव्यूल। पूर्वी राजपूत, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है भाई, फर्टिलाइजेशन हो गई। सेकेंडरी oocyte होता है। अच्छे से जरा ध्यान देंगे, जो पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये लोग ऐसे ही नहीं इतने होशियार बन गए हैं, इनको कोविड के टाइम पर भी बराबर रोज क्लास लगी है। क्यों अश्लेषा? यस मैम। तो अच्छा, अभी अनमोल बोलेगा कि साल में एक छुट्टी ली थी मैडम। यस मैम, आपने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। नहीं, ये बोलेगा ना अनमोल कि मैडम एक छुट्टी ली थी। इसको याद है कि मैंने पूरे साल में एक छुट्टी ली थी पिछले साल। ये हमारा अनमोल जो है, अच्छा अभी अनमोल कनेक्टेड नहीं है। ठीक है मैम, उसके पास नेटवर्क इशू हो रहा है उसके इन पे। चल अच्छा, उसकी किस्मत अच्छी है, उसका वाइवा तो हो ही गया। चल अब अरसलान जी बताएंगे। अरसलान, क्लीवेज डिविजन्स क्या होते हैं बच्चे? हम क्लीवेज डिविजन्स जब जाइगोट बन जाता है, फ्यूजन हो जाता है, तब सेल्स डिवाइड करते हैं इंटरनली, जिससे साइज प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता है। वेरी गुड। और ये माइटोटिक डिविजन्स होते हैं ना बच्चे? यस, माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। और आपने इसमें देखा होगा कि ये एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया है, पर आपने डायग्राम में देखा है कि जो सेल्स ऑफ द ब्लास्टोमियर्स हैं वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होते जाते हैं ना बच्चे? ठीक है, शाबाश। तो अब ये बताएंगे कि अरसलान बताएगा कि मॉड्यूला स्टेज क्या होता है? हम 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स को मॉड्यूला। अच्छा, अब मुझे पूरा सीक्वेंस बताओ। जाइगोट, मॉड्यूला, ब्लास्टोसिस्ट, क्या क्या मतलब सीक्वेंस क्या है? मैम, पहले तो आपका जाइगोट बनेगा, फिर 8 to 16 ब्लास्टोमियर बनेगा, मतलब मॉड्यूला बनेगा, फिर डिफरेंशिएशन के बाद जब ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में डिफरेंशिएट हो जाती है। एक्सीलेंट, यानी वो ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट एक्चुअली ह्यूमंस में ब्लास्ट्यूला को क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोसिस्ट है ना? बाहर वाली लेयर क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। अंदर की लेयर, अंदर के सेल्स क्या है? इनर सेल मास। तो मुझे दिशान बताएगा। दिशान, यस मैम। इनर सेल मास क्या बनाता है बेटा? अनमोल आ गया हमारा। एम्ब्रियो बनाता है, फिर बानोस लेयर से बनाता है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
जो इनर सेल मास है वो पूरे ऑर्गन मतलब पूरा एम्ब्रियो बनाएगा, और जो ट्रोफोब्लास्ट है अश्लेषा वो क्या करेगा? मैम वो प्लासेंटा के फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करता है और वो इम्प्लांटेशन मतलब यूट्राइन वॉल के साथ फिट हो जाता है। एक्सीलेंट। और HCG भी रिलीज करता है। बहुत अच्छे। HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो प्रेगनेंसी टेस्ट का एक क्राइटेरिया, ग्रेविडेक्स टेस्ट का। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे अब एक्चुअली क्या है मेरे बच्चों कि ये बार बार उन्हीं लोगों से पूछना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बच्चे उतने अच्छे से नहीं आज कर पा रहे हैं ना। तो ये रुचिका पटेल, याद है रुचिका? चलिए हरिजित बेटा। यस मैम। प्लेसेंटा कौन कौन से हॉर्मोन्स सीक्रेट करती है, नाम बताइए। मैम HCG, मैम ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सन। जी मैम रिलैक्सन। अरसलान? मैम HCG, HPL, रिलैक्सिन और था अनमोल तो ही बता दे। हरिजित आपकी तैयारी वाइवा लायक आज नहीं है। वाइवा में मैं चाहती हूँ कि इतने अच्छे आंसर्स दो कि जो दूसरे सुने उनको भी पूरा याद हो जाए। प्लीज वाइवा के लिए अच्छे से पढ़ के आया करिए। आपको पता है मुझे 100% चाहिए रहता है। अनमोल? प्लेसेंटा से HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन तो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है, फिर बेसिकली अपन ओवरी बोल सकते हैं। मतलब ओवरी। बहुत ही प्यारे बच्चे मेरे, ये वाले बच्चे मेरे मतलब दिल जीत लेते हैं एकदम। तो अनमोल, रिलैक्सिन कहाँ से सीक्रेट होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। आपको बताया था पूरा कहाँ से? ओवरी से। ये पिछले साल का क्वेश्चन भी है ना, अगर आप देखेंगे पिछले साल का भी क्वेश्चन है। शाबाश, बहुत अच्छे। तो अब मुझे ये बताएंगे रिया कुर्मी, कौन से हॉर्मोन्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होते हैं? HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलो अब आ जाओ। पहली जर्म लेयर कौन सी बनती है? वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंडोडर्म। पक्का? यस मैम। ठीक है, तो अब ये जो इतना सारा याद किया अश्लेषा ने, पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अश्लेषा शुरू हो जाओ। फर्स्ट मंथ में क्या होगा? ओके मैम। ये मेरी अश्लेषा को बहुत अच्छे से याद है। मैम फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म हो जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और लिम्स। फिर फिफ्थ मंथ में क्या हेड, प्रेजेंस ऑफ हेड, नहीं सॉरी प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। और मैंने कहा हेड बाद में बनेगा क्या बोल रही है अश्लेषा? और फर्स्ट मूवमेंट्स ऑब्जर्व होते हैं फिफ्थ मंथ में। फर्स्ट मूवमेंट्स कब होते हैं? फिफ्थ मंथ में। और इसी टाइम पे आपने क्या बोला? अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। और 24th वीक, 24 मंथ्स नहीं बेटा, 24 वीक्स यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में हेयर ऑल ओवर द बॉडी, आईलैशेस फॉर्म हो जाती है और आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं। फिर 9 मंथ में पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। एक्सीलेंट, बिल्कुल अच्छे से याद कर लिया अश्लेषा ने। क्या अश्लेषा? यस मैम। से किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पूर्वी राजपूत बताएगी। पूर्वी? यस मैम। पूर्वी, सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा। तो ये बताओ कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? मैम वो पहले मैटरनल पिट्यूटरी से थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनना। क्या अंतर है अनमोल? ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। अनमोल, सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। फिर उसके कारण क्या होगा? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगे। इसको क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फिर ये जाके स्टिमुलेट करेंगे और ज्यादा ऑक्सीटोसिन। क्लियर है? यस मैम। शाबाश, ठीक है। तो अनिरुद्ध बेटा, अनिरुद्ध। यस मैम। कोलेस्ट्रम क्या होता है बच्चे, और उसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? हम कोलेस्ट्रम वो रहता है जो मदर्स मिल्क जो बच्चे को देते हैं, उसमें IgA रहती है एंटीबॉडी। इनिशियल मिल्क सीक्रेटेड आफ्टर पार्चुरेशन, है ना? एंड इट इज वेरी रिच इन IgA। एक्सीलेंट।
तो मुझे अनिरुद्ध बताएगा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कब इनिशिएट हुए थे इंडिया में? 1951। एक्सीलेंट, ठीक है। मुझे ये बताएंगे बच्चे कि RCH का फुल फॉर्म, RCH प्रोग्राम का, अनिरुद्ध RCH याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। पूर्वी राजपूत। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। तो मुझे ये बताएंगे, मैंने आपको क्या पीरियड बताया था कि एमनियोसेंटेसिस का सबसे आइडियल पीरियड क्या है आशी? यस मैम, बताइए। 15 to 17 वीक्स। ये नोट कर लेना बेटा, अनिरुद्ध आएगा ये आ चुका है अभी 2 साल पहले। आइडियल पीरियड फॉर एमनियोसेंटेसिस क्या बताया मेरे बच्चों ने, रिया ने? 15 to 17 वीक्स, बहुत अच्छे। चलिए अब ये बताएंगे, अनिरुद्ध बताएगा। अनिरुद्ध, सहेली जो है उसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये CDRI लखनऊ में हुई थी, नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन प्रिपरेशन है। हाँ, वंस अ वीक पिल है ना? क्या क्या है इसकी खासियत कि नॉन स्टेरॉइडल है मैम, लेस साइड इफेक्ट्स, लेसर साइड इफेक्ट्स, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वंस अ वीक पिल एंड हाईली इफेक्टिव, है ना? शाबाश, बहुत अच्छे। अब अनिरुद्ध क्या बताएगा? अनिरुद्ध कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है अनिरुद्ध जो एडिशनल बेनिफिट देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट STDs? क्या बोलते हैं, बैरियर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अनिरुद्ध अब आपसे 10 बैक टू बैक क्वेश्चंस तैयारी है पूरी? मेल कॉन्डोम्स का एक पॉपुलर ब्रांड का नाम बताओ। निरोध। कोई बात नहीं अनिरुद्ध, वो आपको वैसे भी वहां याद आ जाता ऑप्शंस देख के। तो निरोध जो है वो एक बहुत ही कॉमन ब्रांड है मेल कॉन्डोम्स का, इंपॉर्टेंट है। कॉन्डोम्स जो है आशी, वो मेल फीमेल दोनों के हो सकते हैं? यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, तो मुझे अनिरुद्ध नेचुरल मेथड्स के कोई 3 टाइप बताएगा। नेचुरल मेथड्स, एक पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, वेरी गुड, और दूसरा लैक्टेशनल एमोन्यूरिया, क्या बोलते हैं? एमिनोरिया, हाँ कोई बात नहीं। और थर्ड क्या बोलते हैं वो, मैं भूल गया उसको, कॉमन टर्म याद है पर वो याद नहीं आ रहा, क्या स्पेसिफिक क्या बोलते हैं? लैक्टेशन एमिनोरिया हो गया, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो गया, और विथड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। ये तीनों ही मेथड्स में लीस्ट साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी मेडिसिन, कोई भी जो पर्सन है जो इन्वॉल्व इनको कर रहा है, मतलब इनको यूज कर रहा है, वो कोई भी उसमें ना कोई पिल ले रहा है ना कोई हॉर्मोन्स, पर इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो क्या है? वेरी पुअर। इफेक्टिवनेस इज वेरी पुअर बिकॉज चांसेस ऑफ फेलियर आर वेरी हाई। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मुझे ये बताएंगे, मेरा बच्चा बताएगा, दिशान बेटा याद है इस चैप्टर का कुछ याद किया है? यस मैम। मुझे बैरियर मेथड के 3 डिवाइसेस के नाम बताओ। बैरियर मेथड के 3 डिवाइसेस के नाम। तो कॉन्डोम्स होता है एंड चलो अनमोल जल्दी। हम कॉन्डम्स रहते हैं और फीमेल्स के लिए बॉल्स, नहीं कॉन्डम्स दोनों के लिए होते हैं, फीमेल्स के लिए सिर्फ बॉल्स, सर्विकल कैप्स और क्या होता है, डायफ्राम्स होते हैं। आईयूडीज में, मेडिकेटेड में लेपिस्लो। वेरी गुड, इन्होंने बोला है, बहुत ही अच्छा, इसने बहुत अच्छा स्पेसिफिक आंसर देता है अनमोल, कि जो मेल है उनके लिए और फीमेल दोनों के लिए क्या है? कॉन्डम्स। और फीमेल्स के लिए कौन सा यूज है? डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं एंड बॉल्स हैं। तो बारीक लाइंस पे ही ध्यान देना है अपन को, है ना अनमोल? शाबाश। चलो अब मुझे ऋषभ बताएगा। ऋषभ, डैश आर आइडियल आईयूडीज, कंसिडर्ड एज आइडियल आईयूडीज। ऋषभ, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। डैश आर कंसिडर्ड एज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आ जाओ वैष्णवी आप बता दो बेटा। मैम आईयूडी। ठीक है, तो जल्दी से बता दो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का नाम।
वैष्णवी लिपीज लूप। ठीक है, आशी आप आ जाओ वाइवा में। वैष्णवी आप बताएंगे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के 3 एग्जांपल। CuT, आपके यहाँ बहुत नेटवर्क ग्लिच आ रहा है बेटा, बहुत दिक्कत और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आशी आप बताते जाइए फटाफट, कौन कौन से कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं? CuT, Cu7 और मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के नाम? LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन बताओ आयोडीज का। वो फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देते हैं इन द सर्विक्स, और फिर उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर देते हैं और मोटिलिटी भी कम कर देते हैं। एक्सीलेंट। और हार्मोन रिलीजिंग यस आयोडीज जो हैं वो यूट्रस को अनसूटेबल कर लेते हैं, और फिर सर्विक्स को होस्टाइल कर देते हैं। म्यूकस प्लग बन जाता है जिसके कारण सर्विक्स के अंदर स्पर्म सेंटर नहीं कर पाता। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ठीक है, तो अब मुझे आशी बताएगी। आशी बेटा। यस मैम। जो पिल्स होते हैं, ओरल पिल्स, उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, क्या क्या किस किस चीज से बने रहते हैं? प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन, या फिर मतलब प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। रिया कुर्मी बताएगी मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मैम एक तो ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेंगे और ओव्यूलेशन भी नहीं होने देंगे, और सभी ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। एक्सीलेंट। ये सर्वाइकल बताया था ना, म्यूकस को बहुत थिक कर देते हैं, एक प्लग बना देते हैं जिसके कारण स्पर्म्स की एंट्री रुक जाती है। शाबाश, वेरी गुड। तो मुझे ना अरसलान बताएगा। अरसलान। यस अरसलान, मुझे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में कुछ बताओ। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कब लिया जाता है? मैम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव 72 आवर्स के करा जाता है ना, विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। ठीक है, उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं मेरे बच्चा? मैम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसके अलावा आयोडीज। अरसलान, ये बहुत खतरनाक लाइन है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन यानी पिल्स तो होता ही है, साथ में आयोडीज भी दिया हुआ है। आप सारे बच्चे तो वही याद करेंगे अरसलान, है ना? हमें वो वाली चीज नहीं, हमें कुछ अलग करना है। तो वो जो लाइन, एक वर्ड छुपा हुआ है कि यू कैन ऑल्सो यूज आयोडीज विद इन 72 आवर्स। तो अरसलान मैंने पढ़ाते वक्त बताया था, मुझे याद है। ठीक है, भूल गया था क्या मेरा बच्चा? यस मैम। तो अब इसी बात पे एक पनिशमेंट है अरसलान के लिए। अरसलान, यस मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था? 1971। 2017। अरसलान तो अभी दिल्ली में है ना? यस मैं तेरी पिटाई लगाती अगर तू यहाँ पर होता है। ये तेरे से छोटे हैं बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अनमोल, अश्लेषा, ये 1 साल छोटे, इनको 1 साल बाद देना है भैया नीट। तो अब आ जाओ मैदान में। अनमोल, अनमोल जल्दी से बता दे, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में पास हुआ। 2017 में, बहुत अच्छे। ठीक है, अब ये बता कि नियरली कितने एमटीपीज परफॉर्म्ड होते हैं ईयर में ऑल अराउंड द वर्ल्ड? 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज, यानी टोटल 40 to 50 मिलियन। बहुत अच्छे। ठीक है, अब हमारा अनमोल जरा थोड़ा सा टेक्निकल आंसर देगा। अनमोल, ट्यूबेक्टोमी के लिए इंसिशन कहाँ से देते हैं? वेजेक्टोमी के लिए इंसिशन कहाँ से देते हैं? ट्यूबेक्टोमी के लिए आइदर वेजाइना और एब्डोमेन, और वेरी गुड। इंसिशन कहाँ से देंगे? वेजेक्टोमी में स्क्रॉटम से। और आपने एक वर्ड मिस करा है ट्यूबेक्टोमी में, वेजाइना और एब्डोमेन। दोनों तो अनमोल, अच्छा दोनों बोल दिया था? हाँ। अच्छा, हमने सिर्फ अश्लेषा को ही रहता है। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैंने नहीं सुना था, अश्लेषा की गलती नहीं है इसमें। जो इंसिशन दिया जाता है वो एब्डोमेन से या वेजाइना से, और वेजेक्टोमी में कहाँ से? स्क्रोटम से। अरसलान को याद था क्या ये सब? यस मैम, याद। तो अब अरसलान इसी बात पे,
जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। मैंने सबके कॉजल ऑर्गेनिज्म याद करने बोले थे, एसटीडीज के, याद है क्या अनमोल को? यस मैम, याद है। ठीक है, तो आज मैं कॉजल ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट तो नहीं पूछूंगी, पर मैं सिर्फ ये पूछूंगी कि कौन कौन से बैक्टीरियल हैं, कौन कौन से वायरल हैं। तो बताते जाना फटाफट। गोनोरिया क्या है? हम किसको बता रहे हैं? सबको एक एक, अरसलान, अनमोल, जल्दी जल्दी। गोनोरिया, बैक्टीरिया। सिफिलिस, हम ये भी बैक्टीरिया। वेरी गुड। जेनाइटल हर्पीस, वायरल। क्लेमाइडियासिस, बैक्टीरिया। जेनाइटल वॉर्ट्स, वायरल। ट्राइकोमोनियासिस, प्रोटोजोआ। एक्सीलेंट बच्चे हैं, मैं इसी के लिए वेट कर रही थी कि कौन यहाँ गड़बड़ करेगा। पर ट्राइकोमोनियासिस क्या है? एक प्रोटोजोअन डिजीज। हेपेटाइटिस बी, वायरल। एक्सीलेंट। तो आप लोगों को आज रात में जब ये वाइवा खत्म हो जाएगा, इन सबके कॉजल ऑर्गेनिज्म सारे सबके साइंटिफिक नेम याद करने हैं। 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, जो चीज हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उनके हमें नाम पता होने चाहिए, चाहे वो दिए हो या नहीं। ठीक, चलिए अब मुझे अरसलान बताएगा किस किस डिजीजेस के अलावा बाकी सब कंप्लीटली क्यूरेबल हैं अगर अच्छे से डिटेक्ट कर दिए जाएं। जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी। वेरी गुड। जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी इन्फेक्शंस। एक्सीलेंट। अनिरुद्ध चौहान बताएंगे। अनिरुद्ध। यस मैम। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? वो जब इम्प्लांटेशन प्रॉपर जगह पे नहीं होता, मतलब एंडोमेट्रियम के अलावा कहीं भी। मैंने बहुत सारी साइट्स के फोटो भेजे थे आप लोगों को, भेजे थे ना अनमोल? कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें। एक्चुअली सभी लोग सोचते हैं कि सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में होता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ये बताओ कि ये जो इन्फेक्शन है एसटीआईज, ये इनके सबसे ज्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप कौन सा है? 15 से 24। एक्सीलेंट, ठीक है। इनफर्टिलिटी के बारे में मैंने एक डेफिनेशन बताई थी और मैंने ये भी बताया था कि समरी में क्या दिया है और WHO ने क्या बोला है। तो अनिरुद्ध बताओ। मैम समरी में जो दिया वो तो 2 साल तक अगर इनहेबिट कर रहे हैं, अगर मेल फीमेल को हैबिटेट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव, तो ये हमारे समरी में दिया हुआ है कि दैट इज कंसिडर्ड, अगर 2 years तक दैट इज कंसिडर्ड एज इनफर्टिलिटी। पर आपको बताया था WHO ने क्या बोला है अश्लेषा? मैम 1 year तक अगर कोहैबिटेशन के बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी तो ये क्या है? WHO की डेफिनेशन है। एनसीईआरटी की समरी में क्या दिया है? मैम अगर 2 years तक। हाँ। तो आपको वही मार्क करना है जो एनसीईआरटी में दिया है। इज दैट क्लियर? यस मैम। शाबाश। इसलिए बता दिया कि सोचेंगे कि मैडम ने भी सही नहीं बताया, तो आपको बता दिया है WHO की डेफिनेशन क्या है। चलिए जी अश्लेषा, ART क्या होता है? ART मैम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। मतलब अनिरुद्ध, असिस्टेड इनफर्टाइल कपल्स जो होते हैं उनके लिए कंसीव, मतलब इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको मदद करने की, है ना। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छूट गया है जो रिया कुर्मी बताएगी। रिया। यस मैम। कौन से मेथड्स रीयूजेबल हैं और कौन से डिस्पोजेबल हैं? मैम यहीं पे इसमें नहीं वो उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। अच्छा, वहां पे मैम तो रीयूजेबल है वो है हमारे डायफ्राम्स, वॉल्व्स एंड वो जो फीमेल जितने भी वो यूज करती हैं, और जो कॉन्डम्स है वो डिस्पोजेबल है। बहुत ही खतरनाक ग्रुप है इन लोगों का। रिया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। थैंक यू मैम। देख के ही लग जाता है लोकेंद्र कुर्मी की बहन है। बहुत ही अच्छा, शाबाश। चलो अब आ जाओ, मेरा अनिरुद्ध बताएगा। अनिरुद्ध। यस मैम। बच्चे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम सबको पता है कि हम लोग आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करते हैं ना बेटा। तो उसमें बेटा कि अप टू 8 ब्लास्टोमियस होगा तो हम कहाँ इसको इंसर्ट करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, और उससे ज्यादा होगा तो कहाँ पर करेंगे?
अप टू 8 रहता है तो फेलोपियन ट्यूब में, उससे ज्यादा हो गया तो यूट्रस। ठीक है, तो नाम भी कैसा हो जाएगा उसका नाम, उस टेक्निक का? यूट्रस वाले, सॉरी फेलोपियन ट्यूब वाले का है ZIFT, ज़ाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, और IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो सिंपल सी चीज है अनमोल कि अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, जब ज़ाइगोट बन गया तो आशी बताएगी कि अगर किसी में बहुत लो स्पर्म काउंट है या इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है तो कौन सी टेक्निक यूज होगी? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक्सीलेंट। कौन से साल आया था नीट में? 2018 का क्वेश्चन है। वेरी लो स्पर्म काउंट, तो दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, आपको एग्जैक्ट 4 ऑप्शंस में से वही ऑप्शन में लगाना है जो एनसीईआरटी में लाइंस दी हुई हैं। तो उसमें है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, आपको पता है सीमेन को कलेक्ट किया जाता है और उसको फिर कहाँ डाला जाता है, बताओ अनिरुद्ध, फिर कहाँ डाला जाएगा? वेजाइना और यूट्रस, या तो वेजाइना में या यूट्रस में। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं मेरे। चलिए अब मुझे अनिरुद्ध बताएगा ICSI। वैष्णवी, व्हाट इज ICSI? आपका नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो गया वैष्णवी? यस मैम। बताइए। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसमें और डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। वेरी गुड। तो इसमें और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यही अंतर है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में रैंडमली स्पर्म्स एंड ओवम आर अलाउड टू फ्यूज, और इसमें क्या है, डायरेक्टली एक स्पर्म किसमें इंसर्ट किया जाता है? किसके अंदर? डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम में। बहुत अच्छे, ठीक है। अब हमारी वैष्णवी क्या आंसर करना चाहती है? वैष्णवी? यस मैम। वैष्णवी, हमारे कंट्री में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन बताइए। increased number of medically assisted deliveries and increased number of good medical facilities, decreased maternal mortality rate, decrease in maternal mortality rate, decrease in infant mortality rate. Abash, very good. और मैम increase in number of people in the reproducible age. Very good. ठीक है, तो फुल लेंथ 11th में ये तुम लोग का जरा देखूंगी कितना याद है। अनमोल, अश्लेषा आ जाएंगे मैम? हाँ आ जाएंगे। नहीं, सबसे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चंस तुम लोगों से पूछूंगी। अभी देख लेंगे। अच्छा ठीक है, तो अभी जब 1-2 दिन के बाद फुल लेंथ 11th होगा तो सबसे टफ क्वेश्चंस तुम लोगों के ग्रुप से ही पूछूंगी, ताकि ये ना लगे कि बस 2 चैप्टर में तो ये अच्छा वाइवा दे रहे हैं बच्चे, है ना। तो मुझे वैष्णवी बताएगी। वैष्णवी, मीनार्च बता दो, मेनोपॉज बता दो फटाफट। मेनार्च इज फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज इज जब मेंस्ट्रुएशन 50 इयर्स में। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब ओवरी के पास से लेके यूट्रस तक बताओ सीक्वेंस में। ओवरी के पास इन्फेंटिबुलम होता है विच इज फनल शेप। उसके बाद एम्प्यूला होता है विच इज वाइडर इन शेप, और फिर उसके बाद है इस्थमस। उसके बाद है इस्थमस, ठीक है, नैरो ल्यूमेन। वेरी गुड। तो ये बता दो कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है वैष्णवी? फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में, इस्थमस एम्प्यूला और इस्थमस। बहुत अच्छे। एक्चुअली न्यू एनसीईआरटी में एम्प्यूला लिखा है। सही बोल रही है, वो सही बोल रही है। न्यू एनसीईआरटी में समरी में गिवन है। दोनों ही चीजें सही हैं। तो मुझे वैष्णवी बता देगी, उसके बाद हम वाइवा को कंक्लूड कर रहे हैं। वैष्णवी मुझे बताओ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की, स्पर्मेटिड की और स्पर्म की, फटाफट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की 46, सेकेंडरी की 23, स्पर्मेटिड की भी हैप्लॉइड 23। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। तो अब वाइवा कंक्लूड होता है। नेक्स्ट वाइवा का नोटिफिकेशन और सिलेबस आप हमको भेज दूंगी। बहुत अच्छा वाइवा रहा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।